Let me welcome once again to this video on business booster principles. हमने पिछले वीडियोस में देखे कितने तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं बिजनेस में, आउटसोर्सिंग किसको कहा जाता है, किस किस डिपार्टमेंट को आप आउटसोर्स कर सकते हो। हमने ये भी देखा है कि आप बैकअप किस तरह से अपने एम्प्लॉयज का बनाते हो, राइट। इन टुडेज वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट की परफॉर्मेंस पैरामीटर्स। हम लोग का जो बिजनेस है उसको अगर हमको देखना है किस दिशा में जा रहा है और कितने अच्छे से हम लोग बिजनेस कर पा रहे हैं, तो हम लोग को कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, कोई ना कोई पैरामीटर्स हमको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे हमारे बिजनेस के, जिनको हम ट्रैक कर सके। सो लेट मी शेयर यू माय माइंड मैप, जिसके ऊपर फिर हम लोग आगे बात करेंगे। एंड दिस इज द माइंड मैप, राइट। तो इसमें की परफॉर्मेंस पैरामीटर्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये बहुत समझ लेना जरूरी है कि कोई भी चीज जो मेजर की जाती है उसको हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, और जो भी चीजों को हम ट्रैक कर सकते हैं उस चीजों को हम लोग पा सकते हैं, हम लोग वो गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग्स शुड बी मेजरेबल। जो भी चीज हम लोग पैरामीटर्स परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उस पैरामीटर्स को हमको मेजर करना जरूरी है, क्योंकि जो चीजें हम मेजर कर पाएंगे उन चीजों को हम ट्रैक कर पाएंगे, और जो चीजें ट्रैक होती हैं वो चीज हासिल हो सकती है। सो इट कैन बी अटेनेबल, द गोल्स कैन बी अचीव्ड इफ वी आर ट्रैकिंग दोस गोल, वी आर मॉनिटरिंग इट ऑन डेली बेसिस, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पकड़े एचआर डिपार्टमेंट, अगर एचआर में किस तरह का काम हो रहा है, अगर वो डिपार्टमेंट में देखें तो क्या चीजें हो सकती है, जैसे एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, कि हमारे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हैं कि नहीं। अगर ये हमारा की परफॉर्मेंस पैरामीटर है तो क्या क्या चीजें हम लोग उसको मापदंड में रखेंगे, किस चीजों को हम लोग मेजर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग मेजर कर रहे हैं बाय द वे ऑफ लीव्स, किस तरह की लीव्स वो लोग ले रहे हैं, कितनी लीव्स ले रहे हैं। वैसे दो तरह की लीव्स होती हैं, प्लान्ड लीव्स और अनप्लान्ड लीव्स। मैं प्लान्ड लीव्स उनको कहता हूं जो एक वीक से पहले आपको उन्होंने मेल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया हो कि वो व्यक्ति इस दिन को छुट्टी पर रहेगा, दैट इज प्लान लीव। पहले से ही एडवांस में प्लानिंग हो चुकी है कि वो लीव पर रहने वाला है। सिमिलरली देयर आर अनप्लान लीव्स, अगर कोई कंटीजेंसी आ गई, कोई इमरजेंसी आ गई और वो व्यक्ति नहीं आ पा रहा है, तो उसको बोलते हैं अनप्लान लीव्स, राइट। तो आपको ये देखना है कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो कितनी लीव्स ले रहे हैं। अगर वो बार बार लीव्स ले रहे हैं, दैट मीन्स दैट पर्सन इज नॉट अ सेटिस्फाइड पर्सन। कहीं ना कहीं कुछ इश्यू है जिस कारण से वो लीव ले रहा है, और लीव लेना मतलब प्रोडक्टिविटी लॉस होना, तो अल्टीमेटली वो लॉस कंपनी का है। तो हम लोग को इंश्योर करना है कि किस तरह से हम लोग लीव ट्रैकिंग मैकेनिज्म रखें। जैसे हर एक ऑफिस में देयर इज अ थंब इम्प्रेशन से आप उनका अटेंडेंस देखते हो, तो आपको ये पता चलेगा कि कितनी लीव्स वहां पर उन्होंने ली है या कितने ईमेल्स आए हुए हैं लीव के लिए। इससे हम लोग को पता चलेगा कि वो हम हमारे साथ सेटिस्फाइड है या नहीं है। सिमिलरली टाइम पंक्चुअलिटी, अब जब वो फिंगर प्रिंट करता है, राइट, अटेंडेंस जब करता है तो वो क्या टाइम को करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका मॉर्निंग में ऑफिस आने का टाइम 9:30 का फिक्स किया है, अगर वो डिले हो रहा है, कितने टाइम से वो डिले हो रहा है, कितनी बार वो लेट मार्किंग उसको हो रहा है, इस चीज से पता चलेगा कि वो बंदा एंगेज है कि नहीं है, कि वो बंदा अपना सेटिस्फाइड है कि नहीं है, वाई ही इज इरेगुलर यू नो इन कमिंग टू द ऑफिस, राइट। तो टाइम पंक्चुअलिटी भी एक पैरामीटर होता है एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन का मेजर करने के लिए, कि वो व्यक्ति हमारे साथ है, वो खुश है या नहीं है। वर्किंग आवर्स, कितने घंटे वो काम कर रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर 9:30 बजे उसका इन टाइम है और वो अगर 6:30 बजे उसका आउट टाइम है, तो वो व्यक्ति कैसे अपना दिनचर्या में वो
एवरी टाइम 6:30 बजे वो आउट हो जाता है, कि वो 7 बजे भी हो रहा है, कभी कभी वो 8 बजे भी हो रहा है, दैट मीन्स कि उसका डेडिकेशन हमको पता चलता है कि वो व्यक्ति, यस, ही इज वेरी मच कंसर्न अबाउट हिज वर्क, और वो यस टाइमली आता है और जाने का उसका इंश्योर करता है कि उसका जो काम जो लेके बैठा है वो काम को वो पूरा करके ही जा रहा है। तो वर्किंग आवर्स भी उससे पता चलते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 9 आवर्स इन अ डे हम लोग अगर मांगते हैं एम्प्लॉइज से, तो 6 दिन का 9 6 54, तो 54 आवर्स का वर्क उसने किया होना चाहिए। 54 आवर्स का वर्क वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो 50 आवर्स हो रहे हैं उसके, या उसके 70 आवर्स हो रहे हैं। इससे आप कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हैं आपके साथ काम करने में या नहीं है। अनदर एरिया इज एट्रिशन, कितने लोग आपके वहां से छोड़ करके जा रहे हैं, और छोड़ करके जाने के पीछे भी कुछ कारण होते हैं। अगर आपके वहां पर बहुत सारे लोग छोड़ करके जा रहे हैं, दैट मीन्स वी नीड टू अंडरस्टैंड कहीं ना कहीं एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन जो पैरामीटर है वो अफेक्टेड है, राइट। और दूसरा, एट्रिशन भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रिग्रेटेबल एट्रिशन और एक होता है नॉन रिग्रेटेबल। एक रिग्रेटेबल का मतलब यह है कि आपको वो व्यक्ति चले जाने से आपको दुख होता है उसका, और एक होता है नॉन रिग्रेटेबल, जिसका मतलब कि उसके जाने से कोई दुख नहीं है कंपनी को, क्यों कि वो नॉन परफॉर्मर ही था, वो अच्छा हुआ चले गया, राइट। सो एट्रिशन में आपको ये देखना है कि आपके जो एट्रिशन हो रहे हैं वो रिग्रेटेबल एट्रिशन हो रहे हैं कि नॉन रिग्रेटेबल एट्रिशन हो रहे हैं। अगर आप उसको मैनेज कर सकें तो अच्छा है, वेरी इसका एग्जिट इंटरव्यू होता है, जिस एग्जिट इंटरव्यू में आपको पता चलता है कि क्या कारण है जो वो लड़का आपको छोड़ करके जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप उसको रिटेन करने की कोशिश कर सकते हैं, और ये भी देख सकते हो कि आपके सिस्टम्स में इस तरह की चीजें बनाएं जिससे कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कारण से लोग छोड़ करके जा रहे हैं, वो हम लोग उसको जस्टिफाई कर सके और उसको करेक्ट कर सके। देन एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन में कुछ ना कुछ उनको रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन दिया जाए, कुछ ना कुछ उनको अप्रिसिएशन लेटर्स दिया जाए। ये चीजें इंश्योर होती है अगर हम लोग उनको इंसेंटिव कमा रहा है, अगर वो जो भी परफॉर्मेंस अच्छा देने के बाद वो इंसेंटिव ले रहा है, तो हम लोग को ये चीज समझ आती है कि दैट पर्सन इज द सेटिस्फाइड एम्प्लॉय, ही इज एंजॉयिंग द वर्क इन दिस कंपनी, और वो इंसेंटिव्स कमा रहा है, अच्छा सफल हो रहा है अपने काम में। फिर आपको ये भी देखना है कि कितने इंक्रीमेंट्स ले रहे हैं, कितने लोग प्रमोशंस ले रहे हैं, कितने परसेंटेज के इंक्रीमेंट्स पे वो लोग अपने आप को रख रहे हैं। इससे आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि यस, दिस एम्प्लॉयज आर सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज, राइट। देन आपको ये भी देखना है कि एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन में एक पार्ट होता है कि ट्रेनिंग्स, हर एक कंपनी कुछ ना कुछ ट्रेनिंग्स देती है। हो सकता है वो स्किल्ड ट्रेनिंग हो, उनकी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ट्रेनिंग हो सकता है कि वो एक मोटिवेशनल ट्रेनिंग कुछ रख रहे हैं अपने कंपनी में। तो कितने लोग वो ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, ये भी एक मापदंड बन सकता है टू नो वेदर आवर पीपल आर सेटिस्फाइड और नॉट, हमारे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, ये भी हम लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं। सिमिलरली एम्प्लॉय एंगेजमेंट मतलब कितने एम्प्लॉय आपके एंगेज्ड हैं, आपके कंपनी में मिलजुल करके काम कर रहे हैं। तो वो चीजें आप देखेंगे कि ट्रेनिंग, अगर समझो कि ऐसा देखा गया है कि ट्रेनिंग आप लोगों को, एम्प्लॉयज को बांध करके रखता है, राइट। स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग आपकी कंपनी दे रही है, एचआर वाले कितने ट्रेनिंग सेशंस कर रहे हैं, महीने में कितने ट्रेनिंग सेशंस हो रहे हैं, और वो स्किल डेवलपमेंट के कितने ट्रेनिंग है जिसमें हार्ड स्किल्स आ गया, सॉफ्ट स्किल्स आ गए, फिर मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स कितने हो रहे हैं। अगर आपके कंपनी में ट्रेनिंग्स हो रही है, मींस एचआर अपना जॉब अच्छे से कर रहा है और एम्प्लॉय एंगेज्ड रह रहे हैं। जिस कंपनी में ट्रेनिंग्स नहीं हो रही हैं, आप मानिए उस कंपनी में एम्प्लॉय एंगेजमेंट नहीं हो रहा है, एम्प्लॉय में बॉन्डिंग नहीं बन पाएगा, एंड कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट बिजनेस के परफॉर्मेंस में भी आएगा। दूसरा, एम्प्लॉय एंगेज होते हैं तो वो सेलिब्रेशन में पार्ट्स लेते हैं, वो फेस्टिवल का डेकोरेशन जो आपको कंपनी में करना होता है, राइट, उसमें वो बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। बर्थडे का सेलिब्रेशन होता है, अगर बर्थडे का सेलिब्रेशन हो रहा है, जैसे हमारी एक कंपनी है जिसमें वी हैव मेड इट अ पॉइंट कि एवरी लास्ट सैटरडे, महीने का जो लास्ट सैटरडे होता है, उसमें उस महीने के जो भी एम्प्लॉयज हैं
उनका हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और उस बर्थडे सेलिब्रेशन के साथ फिर हम लोग उनको स्नैक्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स भी प्रोवाइड कराते हैं। इससे क्या होता है कि एक बॉन्डिंग बनता है, एक सेंस ऑफ अपनापन लगता है लोगों को और एम्प्लॉय एंगेज रहते हैं। अगर एचआर ये कर रहा है, दैट मीन्स एम्प्लॉय एंगेजमेंट के स्कोर कार्ड में काफी आगे हम लोग हैं। फिर उसी तरह से रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन, जो भी लोग अच्छा कर रहे हैं उनको एवरी मंथ या एवरी क्वार्टर या हाफ ईयरली हम लोग उनको रिकॉग्नाइज करें और उनको रिवार्ड्स दें, उनको हम लोग मोमेंटोस प्रोवाइड करें, जिससे कि उनको भी एक प्राउड फील हो कि यस कुछ कदर की जा रही है हमारे काम की और ये कंपनी हमको रिकॉग्नाइज कर रही है, राइट। अगेन देयर शुड बी जनरल इंस्ट्रक्शन ड्रिल सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म, जहां पर आप सजेशंस या फीडबैक आप एम्प्लॉयज से लेते हो टाइम टू टाइम। इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयज को लगता है कि उनकी बातें सुनी जा रही है। In my company, what we have done, we have a suggestion box, right? Feedback box जो हमने डेवलपमेंट जो टीम है हमारी, उस टीम डेवलपमेंट टीम एरिया में हमने लगाया हुआ है, जिससे कि कुछ भी सजेशंस उनको अगर देना है तो वो सजेशंस बॉक्स में भी दे सकते हैं, जो एवरी वीक हम लोग उनको ओपन करते हैं एंड वो सजेशंस पर हम लोग फिर गौर करते हैं। हमने टीम बनाई हुई है जो टीम इस सजेशंस पर काम करती है और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है। सो दिस वाज रिगार्डिंग एचआर, जिसमें हम लोग ये भी देखते हैं कि रिक्रूटमेंट कितने टाइम में एचआर टीम कर रही है। ये भी एक बेंचमार्क होता है जिससे कि आपको पता चलता है कि आपके एचआर एफिशिएंटली काम कर रही है। अगर आपने कुछ टर्न अराउंड टाइम कुछ भी रिक्रूटमेंट का रखा है कि 7 डेज या 10 डेज या 15 डेज वो रिक्रूटमेंट फुलफिल हो जानी चाहिए, तो वो भी एक मापदंड बन जाता है एचआर वालों के लिए कि यस दे आर एफिशिएंटली वर्किंग फॉर आवर कंपनी, राइट। सो दिस वाज फॉर एचआर। सिमिलरली सेल्स में भी कुछ परफॉर्मेंस पैरामीटर्स होते हैं जिनको आपको ट्रैक करना है, आपको मेजर करना है और वो चीज आपको बताएगी कि आपका सेल्स जो है वो किस दिशा में जा रहा है, वो ट्रैक में है या नहीं है। तो सेल्स के रिलेटेड अगर हम लोग इंडिकेटर्स देखें, क्या क्या इंडिकेटर्स हो सकते हैं परफॉर्मेंस के, तो वो होता है कॉल्स पर डे, कि आपके जो सेल्स टीम है वो कितने कॉल्स कर रही है पर डे, राइट। उसका एक अलग से सिस्टम बना हो। जैसे आज की तारीख में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बढ़िया से सॉफ्टवेयर है जिसमें पीपल एंट्री डू द एंट्रीज अबाउट व्हाट कॉल्स दे आर डूइंग ऑन डेली बेसिस, कितने लोगों को मिल रहे हैं वो रोज के। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक बेंचमार्क बनाया हुआ है कि सेल्स पीपल हैव टू डू 10 फिजिकल कॉल्स इन अ डे, तो आप ये चीज दे सकते हैं कि वीक के अंदर 60 फिजिकल कॉल्स हुए कि नहीं हुए, राइट। अगर वो 60 कॉल्स नहीं हो रहे तो आप अकॉर्डिंगली आप बैठ सकते हैं उस एम्प्लॉय के साथ और फिर उसको वापस से ट्रैक में ला सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास टेली कॉलर्स हैं और वो उनको अगर बेंचमार्क दिया हुआ है कि दे हैव टू डू 50 टेलीफोनिक कॉल्स एवरी डे, तो अगर वो 50 की जगह पर 20 कर रहे हैं, 25 कर रहे हैं, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि यस यहाँ पर कॉल्स ठीक से नहीं हो रहे हैं। आप उनके साथ बैठ सकते हैं 1 to 1 इस डेटा के ऊपर और फिर आप उनसे बात कर सकते हो हाउ टू इम्प्रूव द कॉलिंग, राइट। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है उसमें आपको ये भी एनालाइज करने को मिले कि उनके पास डेटा नहीं है जिस पर वो कॉल करें, या उनको आता नहीं है किस तरह से डेटा हम लोग डेटा माइनिंग करें। ये सब चीजें फिर ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट हो जाती हैं। आपको अगर ये पता है, आपको डेटा आपके पास आ रहा है, तो उससे आप कहीं ना कहीं प्लान कर सकते हैं कि आप कैसे उनको ट्रेंड करोगे उस चीज में। देन दूसरा पैरामीटर होता है डेमोस पर वीक। फॉर एग्जांपल अगर हमने ये इंश्योर किया है कि एक बेंचमार्क रखा हुआ है कि एवरी सेल्स पर्सन नीड टू डू 1 डेमो इन अ डे, राइट। उनका प्रोडक्ट ऐसा ऐसा है कि जिसमें उन लोग को डेमो देना होता है और हमने ये एक चीज बनाई हुई है, बेंचमार्क रखा हुआ है कि हम लोग को एक डेमो होना चाहिए। 6 दिन में अगर 6 डेमो नहीं हो रहे हैं, 2 ही डेमो हो रहे हैं, तो वी कैन देन डिस्कस विद आवर टीम कि आपका ये वीक का जो प्लान था उस प्लान में 6 डेमो होने चाहिए थे एंड ओनली 2 डेमोज हैज हैपेंड, तो वेयर द थिंग्स वेंट रॉन्ग, और आप कैसे इंश्योर करोगे कि नेक्स्ट वीक आप वापस से यही रिपीट ना हो। इस तरह की चीजें आपके पास अगर डेटा है तो आप बात कर पाओगे। देन देयर आर कन्वर्जन रेशियो।
ठीक है, कॉल्स टू लीड रेशियो, कॉल कर रहा है उसमें कितनी लीड जनरेट हो रही है, राइट, यू कैन टॉक अबाउट दोस डेटा विद योर टीम एवरी वीक। एंड लीड टू कोट रेशियो, की लीड आ गई, उसको आपने कोटेशन दिए, कितने लीड्स पर कितने कोटेशंस दिए, राइट। कोट्स टू क्लोजर रेशियो, कि आपने कोटेशन दे दिया, उसमें से कितने क्लोज हुए। एंड सोर्स टू क्लोजर रेशियो, कि ये जो है किस सोर्स से लीड आई थी, टेलीफोनिक कॉल से लीड आई थी, या फिर कोई B2B पोर्टल से लीड आई थी, या आपके वेबसाइट से लीड आई थी, और उस लीड्स में से कितने क्लोज हुए, राइट। तो वो सब चीज भी आप अपना रेशियो के थ्रू आप मेजर कर सकते हो, आप उनको ट्रैक कर सकते हो, और उस तरह से आप समझ सकते हो कि आपका बिजनेस किस दिशा में जा रहा है। सिमिलरली एवरेज सेल्स ग्रोथ, अब आपका जो सेल्स है वो ग्रो कर रहा है, कौन से एरिया में कर रहा है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वैल्यू है या न्यू रिलेशनशिप वैल्यू। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्म है विच वी कॉल एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वैल्यू। मतलब ये जो बिजनेस आया है ये आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस में से आया है, या फिर आपने न्यू कस्टमर को सोर्स किया है, ये कंपनी में नहीं था, ये नया कस्टमर आया है जिसको हमने ये प्रोडक्ट दिया है, राइट। तो इससे भी आपको अंदाजा आएगा कि आपका बिजनेस एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पे ही हो रहा है या फिर न्यू रिलेशनशिप भी ऐड हो रहे हैं। अगर न्यू रिलेशनशिप ऐड नहीं हो रहे हैं और आपके पास ये डेटा बोल रहा है, तो आप उस तरह से अपने टीम के साथ जब भी आप उनका परफॉर्मेंस रिव्यू एंड प्लानिंग करते हो, तब आप ये चीजों पर उनके साथ डिस्कस कर सकते हो। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर रिगार्डिंग परफॉर्मेंस इज एवरेज टिकट साइज, कि कोई भी बिजनेस होता है उसका एक एवरेज टिकट साइज होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मेरे क्लाइंट हैं जो एजुकेशन इंडस्ट्री में है, जिनके जो प्रोडक्ट होते हैं मीडिया रिलेटेड, जो प्रोडक्ट होते हैं एनिमेशन एंड VFX रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, उनका वो कोर्सेज को वो लोग सेल करते हैं, राइट। तो उसमें उनका एवरेज टिकट साइज इज 1 लाख रुपीज, राइट। अभी आपका बिजनेस हो रहा है, उसमें आपको ये देखना है कि एवरेज टिकट साइज 1 लाख की मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही। दैट इज द पैरामीटर फॉर देयर परफॉर्मेंस। अगर 1 लाख का नहीं हो रहा है, अगर वो 60,000 का हो रहा है, तो इससे इसका मतलब ये हुआ कि लार्जर टिकट साइज नहीं जा रही है। अब उस चीज के लिए हमें क्या करना है, वो चीज पर फिर डिस्कस कर सकते हैं। और उसकी अगर ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है, उसको नॉलेज नहीं है उस लार्जर टिकट साइज बेचने का, तो उनको उस तरह से ट्रेन किया जा सकता है। बट अगर ये डेटा ही आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो, तो आप अपने परफॉर्मेंस को किस तरह से ट्रैक करोगे। सिमिलरली रिटर्न रेशियो, रिटर्न रेशियो मतलब कोई भी प्रोडक्ट सेल हो रहा है, कितना प्रोडक्ट रिटर्न हुआ ये महीने, राइट। अगर 100 पीस आपने बेचे, उसमें से 10 पीस आपका रिटर्न हुआ, तो दैट मीन्स इट इज 10%। तो आप वो देख सकते हैं कि भाई कि ये रिटर्न रेशियो क्या है और इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। कहीं बैड सेलिंग तो नहीं हो रहा है, कहीं गलत बोल करके तो हमारा सेल्स पर्सन बेच करके नहीं आ रहा है। ये चीजें रिपोर्ट्स आपको बताएंगी और उस तरह से फिर आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, सो डेट कि आपको बड़ा लॉसेस फ्यूचर में ना आए। देन यू कैन ऑल्सो ट्रैक द कंप्लेंट रेशियो, कि कितनी कंप्लेंट्स आ रही हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अगर हमारे लड़के जा रहे हैं मार्केट में, बिजनेस ला रहे हैं, कंप्लेन रेशियो क्या है, उससे हमको आइडिया आएगा कि हम लोग जो हमारे जो सेल्स टीम है, वो सेल्स टीम क्या बोल रही है, और उस तरह से वो चीजें फुलफिल नहीं हो रही है, और उस तरह से ये फिर कंप्लेंट्स आ रही हैं। तो किस तरह से हम फिर हमारी टीम को ट्रेन करें और उनको इंश्योर करें कि ये जो कंप्लेंट रेशियो है वो रिड्यूस हो जाए। देन ऑर्डर रिजेक्शंस, हो सकता है कि ऑर्डर्स आया है और हमारे पास उस समय वो प्रोडक्ट नहीं है और उसलिए हम लोग वो ऑर्डर को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, राइट। फिर हो सकता है कि ऑर्डर रिजेक्शंस आपका डिफेक्टिव प्रोडक्ट होने से भी हो सकता है। तो ये सब चीजें भी एनालिसिस में बहुत काम आती है। हो सकता है कि आपके पास अगर ये डेटा ना हो तो आपको पता ही नहीं चले कि आपके पास इन्वेंट्री में किस किस चीजों का कमी है। अगर आपके पास ये डेटा है तो आप ये इंश्योर कर सकते हो कि इस तरह की जो रिक्वायरमेंट हम लोग को रेगुलर आ रही है लेकिन हम लोग उसको नहीं सप्लाई कर पा रहे, तो आप उसका पहले से ही प्री प्लान कर सकते हो और उस चीजों का आप इन्वेंट्री पहले से ही बना सकते हो, राइट। देन देर इज एवरेज फॉलोअप, कि अगर आपका जो सेल्स पर्सन जा रहा है तो कितनी बार फॉलोअप कर रहा है और कितनी बार फॉलोअप करके वो बिजनेस क्लोज हो रहा है, राइट। तो हो सकता है कि आप फिर वो साइकिल जो है 7 बार हो रहा है या 10 बार हो रहा है या 12 बार,
15 बार वो फॉलोअप करना पड़ रहा है, तो आप कैसे उस फॉलोअप्स को कम करके आप उसकी सेल्स साइकिल को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उस दिशा में फिर आप उस तरह से उनको ट्रेनिंग दे सकते हो। तो दिस वाज समथिंग रिलेटेड टू सेल्स। उसी तरह से लॉजिस्टिक, जो डिलीवरी जो होती है, जो डिलीवरी डिपार्टमेंट है, वो टर्न अराउंड टाइम क्या है, मतलब आज ऑर्डर आया और कितने टाइम में वो डिलीवरी हो रहा है। अगर आपके वहां पर टर्न अराउंड टाइम आपने रखा है कि विद इन 24 आवर्स आपके वहां से डिलीवरी हो जाती है, तो अगर ये डेटा आपके पास है तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि आपका जो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है वो परफेक्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर उस टर्न अराउंड टाइम में कहीं ना कहीं लैप्सेस हैं, 24 घंटे की जगह पे वो 48 आवर्स या 72 आवर्स में अगर वो डिलीवरी हो रही है, तो आप फिर वो पॉइंट को समझ सकते हैं और फिर उसको इंप्रूव करने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि इसका भी इम्पैक्ट डायरेक्टली आपके बिजनेस पर पड़ेगा। कल उठ के आपके जो कस्टमर्स है वो नाराज हो सकते हैं और आपका बिजनेस लॉस हो सकता है। सिमिलरली डैमेज तो नहीं हो रहा है, जब डिलीवरी हो रही है प्रोडक्ट, पता चला वो प्रोडक्ट डैमेज पहुंच रहा है कस्टमर के वहां, तो ये भी एक गलत चीज है, राइट। कस्टमर्स को जो भी चीजें पहुंचनी चाहिए वो अच्छी कंडीशन में पहुंचनी चाहिए। तो मे भी आपको लगे कि इसके पैकेजिंग में कई इश्यू, या फिर जो हमारा जो ट्रांसपोर्टर है वो ट्रांसपोर्टर अच्छे से हैंडल नहीं कर रहा है, ये सब कारणों का आप फिर उसको एनालिसिस कर सकते हो और फिर आप इंश्योर कर सकते हो कि आपका लॉजिस्टिक जो है वो डिपार्टमेंट सही से चले। सिमिलरली देयर इज फाइनेंस। अब फाइनेंस में भी देयर आर लॉट मेनी पैरामीटर्स विच यू कैन डेफिनेटली लुक इनटू, और उस पर नजर हर एक बिजनेसमैन की पर्सनल लेवल पर होनी चाहिए कि व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ डिलीवरी। ये जो है डिलीवरी का कॉस्ट अगर कंपनी बेयर कर रही है, तो डिलीवरी का कॉस्ट क्या है, एट द एंड ऑफ द डे इट इज गोइंग फ्रॉम योर मार्जिन, आपके मार्जिन में से वो जा रहा है। तो आपको देखना है कि आपकी जो एवरेज कॉस्ट आपने अगर डिसाइड की है कि इट शुड नॉट गो मोर देन 1%, तो अगर आप ये रिव्यू करते हो रिपोर्ट एवरी मंथ, तो आपको पता चलेगा ये जो इस महीने का जो हमारा डिलीवरी का कॉस्ट है, इट हैज गॉन टू 2% और इट हैज गॉन टू 1.5%, राइट। तो अकॉर्डिंगली फिर आप उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से मैं अपने कॉस्ट को रिड्यूस करूं। अगेन देयर इज एवरेज कॉस्ट पर लीड। अगर समझो कि आप जो लीड्स आ रही हैं आपकी, आप अगर फेसबुक मार्केटिंग कर रहे हो, तो उसमें जो लीड्स आपको आ रही है वो लीड्स क्या कॉस्ट की आ रही है। अगर उसकी एवरेज कॉस्ट आप डिसाइड कर रहे थे कि इट शुड नॉट बी मोर देन 100 और पता चला कि वो लीड की जो कॉस्ट है वो 200 आ रही है, तो समवेयर अवर एड इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। और अगर वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है तो हमें क्या करना है, हो सकता है कि हमारे इमेजेस जो है वो इफेक्टिव नहीं है, या फिर हमारे जो राइटअप्स है वो इतने इफेक्टिव नहीं है, इतने कैची नहीं है, तो कुछ ना कुछ आप उसमें चेंजेस करेंगे तो आपको ये जो एवरेज कॉस्ट पर लीड है वो आपको इम्पोर्टेंट जो पैरामीटर है आपका एवरेज कॉस्ट पर लीड का, उस पर आप फिर कंट्रोल कर सकते हो। सिमिलरली हो सकता है कि आपका इंडिया मार्ट आपने B2B पोर्टल लिया हुआ है, उसमें एवरेज कॉस्ट पर लीड आपकी क्या आ रही है, अगर वो हाई आ रही है तो आप क्या करेंगे कि जिससे कि वो आपकी एवरेज कॉस्ट पर लीड आपकी कम आए। सिमिलरली चेक बाउंस रेशियो, राइट। आपके कस्टमर्स के चेक्स जो हैं, जो आप कलेक्शन करते हैं, आपकी सेल्स टीम कलेक्शन करती होगी, वो जो है चेक्स बाउंस हो रहे हैं, तो कितने बाउंस हो रहे हैं इसका रेशियो आपको पता चलेगा। आपको इसका रेशियो पता चलेगा तो आप फिर उस तरह से उस पर एक्शन ले सकते हैं कि यू नो वी नीड टू एंश्योर दैट दिस कस्टमर डजंट गिव अस चेक, उससे हम लोग डिमांड ड्राफ्ट पे ही काम करें या ऑनलाइन बैंकिंग ही उनके साथ किया जाए, राइट। सिमिलरली अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर मतलब हम लोग को जो पैसे मिल रहे हैं कस्टमर से आ रहे हैं, ठीक है, वो कितने, उसका टर्नओवर क्या है, कितने हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो भी कलेक्शन हमारा होता है उसके बेस पर ही फिर देन हम लोग हमारे खर्चे देते हैं। अगर हम लोग को कलेक्शन साइकिल, अगर कैश फ्लो अगर हमको देखना है, अगर कैश फ्लो हमारा इफेक्टिव नहीं है और हम लोग जितना हमारा खर्चा है उतना अगर हमारा कैश फ्लो नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को प्रॉब्लम आगे जाकर के आएंगे। एंड देयर आर सिचुएशंस जहां पर कंपनीज ये कैश फ्लो मैनेज नहीं कर पाने से बैंकरप्ट भी हुई है। तो वी हैव टू आल्सो सी व्हाट इज आवर एवरेज रिसीवेबल टर्नओवर, कि हम लोग का खर्चा समझो महीने का 10 लाख है और हम लोग का जो कलेक्शन है महीने का 11 लाख है, 12 लाख है, 15 लाख है, तो इट इज अ गुड कैश फ्लो। अगर हम लोग का खर्चा 10 लाख है लेकिन वी आर नॉट एबल टू डू द कलेक्शन अप टू 10 लाख और हमारा कलेक्शन 5 लाख हो रहा है या 6 लाख हो रहा है, तो देन दैट इज द लोड
ऑन दी बिजनेस, और फिर कहीं ना कहीं हमको लोन लेना पड़ेगा और हमको कहीं ना कहीं पैसे के अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, और ये एक आध समय की बात है तो ठीक है, अदरवाइज दिस विल क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम फॉर द बिजनेस। सिमिलरली अकाउंट पेबल टर्नओवर, हम लोग भी कहीं से माल ले रहे हैं, कहीं से प्रोडक्ट ले रहे हैं, हम लोग बेच रहे हैं, रीसेल कर रहे हैं, या हम लोग रॉ मट ले रहे हैं, अगर हम लोग मैन्युफैक्चरर हैं, तो हमको कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि हमारे जो पेमेंट हो रहे हैं वो वेल इन टाइम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, राइट? क्योंकि इससे हमारा जो रिलेशनशिप है वेंडर के साथ, वो वेंडर के साथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता है, अगर हम लोग ये जो डेडलाइन है, क्रेडिट टर्म्स है, उस दरमियान ही हम लोग अगर पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग हमारे रिलेशनशिप वेंडर के साथ खराब करेंगे। तो ये भी हमको इंश्योर करना है कि हमारे जो पेएबल हैं वो पेएबल टाइम सर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और कभी जरूरत पड़ी तो हमने वो कितना एक्सटेंड किया, और वो एक्सटेंड करने से कहीं हमको कुछ लॉसेस तो नहीं हो रहे हैं, कोई इंटरेस्ट लॉस लगाते हैं कहीं कहीं वेंडर्स, तो वो भी हमको ध्यान रखना है कि हम लोग अगर उनको टाइम से पेमेंट कर पा रहे हैं और नहीं कर रहे तो हम लोग को कितना नुकसान उससे होने वाला है। अगर ये आप डेटा आप एनालिसिस करोगे तो आपको ये सब चीजें आपके नजर में आएंगी। सिमिलरली इन्वेंटरी टर्नओवर, आप जो प्रोडक्ट अगर रीसेल कर रहे हो तो आप क्या क्या इन्वेंटरी रख रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास डेड स्टॉक ज्यादा हो जा रहा है। अगर आपके पास डेड स्टॉक ज्यादा रह रहा है तो आप फिर उस तरह से उसको प्लानिंग कर सकते हो कि इस मूवमेंट के लिए, इस प्रोडक्ट का मूवमेंट के लिए मुझे अगर समझो कहीं कुछ स्कीम रखनी है और फिर या कुछ स्पेशल डिस्काउंट देने हैं तो आप उसको दे सकते हैं, सो दैट कि योर कैश फ्लो कंटिन्यू। तो आपको इन्वेंट्री का भी ध्यान रखना है कि इन्वेंट्री आपकी आपकी परफेक्ट एज पर नीड ऑफ योर बिजनेस होनी चाहिए। देन वर्किंग कैपिटल, यस, कितना पैसा आपको आपके बिजनेस को रनिंग करने के लिए चाहिए, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल आपको इनफ है या नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें आपको स्ट्रेंस तो नहीं आ रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे इतने सारी चीजें हैं, और इसमें से आपको डिसाइड करना है कि आपके बिजनेस के लिए आपको कौन से पैरामीटर्स काफी इंपॉर्टेंट है। एट द एंड ऑफ द डे कोई भी बिजनेसमैन है इन पैरामीटर्स पर पक्का अपनी नजर रखता है, और ये जो भी इंडिकेटर्स हैं इसको बोलते हैं केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को हर वक्त रिव्यू करते हैं, जिससे कि वो करेक्टिव मेजर्स अगर उनको कुछ लेने हैं तो वो ले सके, राइट? तो आपका असाइनमेंट इस वीडियो में ये रहेगा कि आपको पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके कौन कौन से की परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं, और वो पैरामीटर्स अगर वो सेल्स रिलेटेड हैं तो आप कौन से केपीआईस पर ध्यान दोगे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आपने बनाए हुए हैं। हो सकता है वो आपके कन्वर्जन रेशियो हो सकता है वो आपके एवरेज सेल्स ग्रोथ हो, कि आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वैल्यू है कि न्यू टू दी कंपनी रिलेशनशिप वैल्यू है, राइट? ये सब चीजें अगर आप सेल्स में देख रहे हैं, हो सकता है आप लॉजिस्टिक में देखना चाह रहे हो तो आपका टर्न अराउंड टाइम क्या है, राइट? और अगर आप समझो फाइनेंस में देखना चाहते हो तो आपका कैश फ्लो किस तरह से है, कहीं ना कहीं उस आपको वर्किंग कैपिटल में प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही हैं, आपकी एवरेज कॉस्ट पर लीड क्या आ रही है। ये सब चीजें जो भी हैं आप आइडेंटिफाई करिए, आपके बिजनेस के लिए कौन सा पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है, और वो पैरामीटर्स को ट्रैक करने के लिए आप क्या क्या मैकेनिज्म सेट करते हो, किस तरह से आप उसका रिव्यू करते हो, कौन से इंटरवल्स में आप उसका रिव्यू करते हो। ये आपका असाइनमेंट रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई विच आर योर की परफॉर्मेंस पैरामीटर्स and what are your KPIs, key performance indicators in those parameters first. Then you need to ensure कि उसको मेजर करने के लिए what mechanism you are using, right? ये आपका असाइनमेंट है। आप इसको मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, इसमें आप मेरा इनपुट्स ले सकते हैं, so that कि I can guide you accordingly और आपका बिजनेस आप अच्छे से चला पाओ। So with this I end this video, और हम लोग फिर अलग टॉपिक से अलग वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।